आज की जो हमारी वीडियो है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम अपना आगे का पोर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको समझाया था समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है, और आय का चक्रीय प्रभाव, ठीक है। अब तुम्हारे ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स को, ठीक है, जिसमें पहला है हमारा अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, मूल्यह्रास क्या होता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमें आज की वीडियो में कवर करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें अलग बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जैसे अंतिम जिन्हें हमने दो भागों में बांट रखा है, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमने ब्रॉडली, ठीक है, दो भागों में वर्गीकृत कर रखा है। एक है हमारी अंतिम वस्तुएं और एक है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं, ठीक है। अभी जो हम इन वस्तुओं के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं पहले तो ये समझो। देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्रीय आय। समष्टि अर्थशास्त्र का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है राष्ट्रीय आय, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम राष्ट्रीय आय जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आएंगे। तो राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब एक देश की इनकम, एक साल में एक देश ने कितनी इनकम जनरेट करी, कितनी इनकम कमाई, ठीक है, वो, ठीक है, जिसमें कि हमारे सारे क्षेत्र आ जाते हैं, सारी वस्तुएं आ जाती हैं हर प्रकार की, ठीक है। तो हमारे इसमें राष्ट्रीय आय में अलग अलग तरह की वस्तु होती है, ठीक है। तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन सी वस्तुएं हैं, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, उनका प्रयोग कौन करता है, ठीक है, कौन प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें दो तरह की हमें वस्तुएं पढ़नी है, एक हमारी अंतिम वस्तु और एक हमारी मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। ब्रॉडली दो भागों में, उसके बाद इनके सब पार्ट्स, मतलब कि अंतिम वस्तुओं में कुछ अलग अलग प्रकार की वस्तु आ जाती है। तो पहले समझो अंतिम वस्तु क्या होती है। देखो पहले तो एक बात और याद रखना कि कोई भी वस्तु चाहे वो अंतिम हो चाहे वो मध्यवर्ती हो, ठीक है, हम स्पेसिफिक नाम से नहीं बोल सकते कि वो अंतिम है या वो मध्यवर्ती है। मतलब मैंने बोला जैसे मार्कर, ये ठीक है, अभी मार्कर अंतिम है मध्यवर्ती, हम ऐसे नहीं समझा सकते कि मार्कर अंतिम है या मध्यवर्ती है। ये उस वस्तु के प्रयोग पर निर्भर करता है कि उस वस्तु का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। कोई सी भी वस्तु हो, ठीक है, वो अंतिम है या मध्यवर्ती है, इसका डिपेंड, ये बात डिपेंड करती है उसके प्रयोग पर कि उसका प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है और उसका प्रयोग कर भी कौन रहा है, ठीक है। उसके नाम से नहीं पता चलेगा कि वो अंतिम है या वो मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। तो अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब जैसे उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता उनका प्रयोग कर रहा है और उत्पादक उनका प्रयोग कर रहा है, पर किस लिए कर रहा है, उपभोग के लिए और निवेश के लिए। अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जिनका दो जगह पर प्रयोग होता है, या तो हम उनका उपभोग कर रहे हैं, उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपनी अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। या दूसरा निवेश, निवेश मतलब बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी निवेश करते हैं, जो हमें कई सालों तक क्या करती है, हेल्प करती है, हमारी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक है, बहुत सालों तक उनका यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी मशीन, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है, आपके घर में सिलाई मशीन होगी, टीवी होगी, ये ऐसी चीजें जो कई सालों तक आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों में आप क्या कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना निवेश कर रहे हो, ठीक है, कई सालों तक ये आपको क्या कहते हैं, क्या करेगी, अपना उपयोग, बल्कि आप इनका कई सालों तक इनका उपयोग करोगे, ठीक है। अंतिम वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो उपभोग व निवेश के लिए किया जाता है, और उनका उपभोग व निवेश कौन कर रहा है, अंतिम प्रयोगकर्ता। मतलब कि इन वस्तुओं को आप दोबारा से प्रोडक्शन में यूज नहीं करोगे, दोबारा से उत्पादन प्रक्रिया में यूज नहीं कर रहे हैं, इनका आप यूज कर रहे हैं उपभोग करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा इन वस्तुओं का प्रयोग अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। अंतिम प्रयोगकर्ता हम समझ गए ना, उत्पादक भी हो सकता है, वो उपभोक्ता भी हो सकता है, लेकिन अगर वो उत्पादक है, ठीक है, तो वो भी उन चीजों का प्रयोग सिर्फ दो जगह करेगा, वो भी चीजों को कंज्यूम तो वो भी करता होगा ना, इंसान तो वो भी है, ठीक है। और यह उन पैसे निवेश कर रहा है, जैसे कि बहुत सारी मशीनें खरीदते हैं वो, जो बहुत सालों तक वो प्रोडक्शन में उनको हेल्प करती है, तो वो मशीनें जो है वो तुम्हारी क्या एक अंतिम वस्तु ही है, ठीक है, क्योंकि उन मशीनों का प्रयोग वो उत्पादन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। खरीदेंगे तो ये नहीं आगे बेच देंगे, आगे तो नहीं बेच रहे ना, उनसे चीजें बनाकर आगे बेची जा रही है, ठीक है। और उन मशीनों में जो चीजें बनाई जा रही है उनके लिए कच्चा माल यूज हो रहा है, तो कच्चे माल वाली बात मैंने भी कुछ बोली नहीं है, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि जो मशीनें होंगी, अगर उत्पादक भी मशीनें का यूज कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, उसे आगे नहीं बेच रहा है, उसका खुद
अपने यूज़ कर रहा है, अपनी फॉर्म में यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो उसके लिए अंतिम वस्तु हो जाएगी। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि वस्तु के प्रयोग पर और कौन उसका प्रयोग कर रहा है इस पर निर्भर करता है कि वो अंतिम है या वो मध्यवर्ती है। ऐसे किसी के नाम से नहीं बता सकते। मैंने अपना में यहाँ पे ना कोई एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, और ना ही मैंने ऐसे कोई पॉइंट लिखा कि हाँ भाई ये वस्तु है, ये वस्तु है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा, कोई एक्सेप्शन भी नहीं डाली है। मैंने बस इतना सा बोला है कि अगर उनका प्रयोग उपभोग के लिए व निवेश के लिए किया जाएगा तो अंतिम वस्तु, और मध्यवर्ती वस्तु का भी समझने बाकी है, तो बस इतना याद रखना, जिन वस्तुओं का प्रयोग उपभोग व निवेश के लिए किया जाएगा वो हमारे लिए क्या है, अंतिम वस्तु है। जैसे दूध, दूध है, जैसे अगर दूध लेके आप दूध लेके आ रहे हो, अपने घर में चाय बना रहे हो, आप पी रहे हो, आप अपनी फैमिली को पिला रहे हो, डेट मीन्स वो जो उस टाइम पे वो दूध वो अंतिम वस्तु आपके लिए, ठीक है। सिलाई मशीन खरीद के लाई आपकी मम्मी को, आप यूज़ कर रहे हो घर में, तो वो अंतिम वस्तु। लेकिन टेलर भी अगर सिलाई मशीन खरीद के ला रहा है और उनसे कपड़े सिल के कपड़े दे रहे हैं अपनी, वो एक टेलर सर्विस दे रहा है ना, वो कपड़े सिल के दे रहा है आगे, ठीक है, वो मशीन तो नहीं बेच दे रहा ना आगे, तो उसके लिए वो मशीन भी उस टाइम पे क्या है, अंतिम वस्तु ही है उसके लिए। ये मत सोचना कि उत्पादक का नाम आ गया तो, क्योंकि अभी जब मध्यवर्ती समझोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल से मैं समझा दे रही हूँ कि मैं क्यों इस बात को बोल रही हूँ, ठीक है। अब उपभोक्ता, अंतिम वस्तुओं में अंतिम वस्तु को दो भागों में बांटा गया, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तु से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जो उपभोक्ता यूज करते हैं, जैसे हम लोग जो हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, उपभोक्ता वस्तु वो होती है, ठीक है। जैसे कि दूध, हमारे घर में हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, खरीद के लाते हैं, उन्हें यूज़ कर रहे हैं, वो उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है, जिनका उपभोग हम कर रहे हैं, जो हमें डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रही है, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान कर रही है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, ठीक है। और उपभोक्ता वस्तुओं को चार भागों में बांटा गया है, टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, एकल वस्तुएं, एकल एकल उपभोग वस्तुएं, सेवाएं, ठीक है। अब टिकाऊ वस्तु क्या होती है, टिकाऊ वस्तु मतलब वो वस्तुएं जो कई सालों तक आप यूज करते हैं, जैसे कि एक बार आपने पैसा लगा दिया उन चीज़ों में, वो कई सालों तक, 10 साल 5 साल तक यूज करते हैं। जैसे एसी हो गया आपके घर में, टीवी हो गया आपके घर में, फ्रिज हो गया, ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनका आप बहुत टाइम तक प्रयोग करते हैं, एक बार खरीदी तो कम से कम साल भर से तो ज़्यादा ही आप उसका यूज करोगे, ठीक है, तो टिकाऊ वस्तु उन्हें कहते हैं, ठीक है। फिर आता है अर्ध टिकाऊ वस्तु। अर्ध टिकाऊ वस्तु और टिकाऊ वस्तु में सिर्फ टाइम पीरियड का गैप है, मतलब कि अर्ध टिकाऊ वस्तु वो वस्तु होती है जो आप कुछ महीनों तक, महीने 6 महीने, ठीक है, कुछ महीनों तक प्रयोग करते हैं, मतलब कि अर्ध टिकाऊ वस्तुओं का जो टाइम पीरियड होता है, जो समय अंतराल होता है वो कम होता है टिकाऊ वस्तुओं से, इसीलिए बोलते हैं अर्ध टिकाऊ, मतलब कि कुछ टाइम के लिए जो यूज की जा रही है। जैसे आपके घर में झाड़ू होती है, ये तो है नहीं कि आज मम्मी खरीद के लाई, ठीक है, और 10 साल तक चला देंगी, नहीं ना, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर चल जाएगी, महीने भर चल जाएगी, ऐसे होता है, ठीक है। और होता है जैसे कपड़े हो गए आपके, अब कपड़े तो है नहीं कि हफ्ते में या 10-20 साल तक पहन लोगे एक ही जोड़ी कपड़े, नहीं ना, उन्हें कुछ महीनों तक चलेंगे या साल भर काट देंगे, ठीक है, मतलब कि उनका टाइम पीरियड टिकाऊ वस्तुओं से तो कम ही होगा ना। आप एसी खरीद के ला रहे हो और एक जोड़ी कपड़े खरीद के ला रहे हो, तो ये तो है नहीं ना, जब तक एसी चलेगा तब तक आपके वो एक जोड़ी कपड़े नहीं चलेंगे, नहीं, आप उन्हें कुछ टाइम बाद रिटायर कर दोगे, लेकिन जो एसी है उसे आप थोड़ा लंबे टाइम तक यूज करोगे, ठीक है। एकल उपभोग वस्तु वो वस्तु होती है जिन्हें आप एक एक दो बार, मतलब कि वो जो एक आध दिन के लिए होती है, एक दो दिन या हफ्ते भर के लिए, जैसे दूध हो गया, बटर हो गया, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई, ये वस्तु क्या होती है जो आप कुछ टाइम के लिए है, मतलब कि इसका एक बार में कंज्यूम हो गया, ये खत्म, ठीक है, इनका लंबे टाइम तक आप नहीं रख सकते। फिर आती है सेवाएं। सेवाएं मतलब कि जैसे डॉक्टर की सर्विस होती है, मैं आपको अपनी सर्विस दे रही हूँ टीचिंग की, ठीक है, तो डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गई, इनकी आप सर्विस यूज कर रहे हो, ठीक है, सर्विस, तो ये आपकी क्या उपभोक्ता वस्तु ही होगी, ठीक है। फिर आती है पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है वो वस्तुएं, ठीक है, जो उत्पादक यूज करता है उत्पादन प्रक्रिया में, ठीक है, और जैसे मशीनें हो गई, प्लांट्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये वो वस्तु होती है जिनका कई सालों तक प्रयोग होता है, लेकिन इनका प्रयोग भी किस लिए किया जा रहा है, निवेश के रूप में किया जाता है पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग, ठीक है, और उपभोग के रूप में भी होता है, जैसे मशीन, ये सारी जो चीजें होती हैं, मशीन, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगी आपकी, ठीक है, इनका प्रयोग किसी लिए किया जाता है, निवेश के लिए, ठीक है, इसे खरीद के उत्पादक आगे नहीं बेच देता, ठीक है, इनका कई साल तक प्रयोग होता है, ठीक है, और जो पूंजीगत वस्तु होती है इनकी जो कीमत होती है हर साल गिरती है, महीने में भी गिर जाती है, ठीक है। अगर आज आप कोई मोबाइल फोन लेके आए हो, ठीक है,
अगर 1 महीने बाद आप उसे बेचोगे तो उतनी ही कीमत में नहीं बिकेगा जितनी कीमत में आप लाए थे, ठीक है, और ना ही उससे ज़्यादा कीमत में, उसकी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि आप ये सेकंड हैंड हो गया, इसका यूज़ कर लिया गया है, ठीक है, इसीलिए, या हो सकता है टूट फूट जाते हैं तो उसकी कीमत इसलिए भी कम हो जाती है, ठीक है, या न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसीलिए पुरानी टेक्नोलॉजी की कीमत खुद ही गिर जाती है, ठीक है। तो जब ऐसी वस्तु की कीमत जो गिरती है, पूंजीगत वस्तु होती है वो, ठीक है, पूंजीगत वस्तु होती है, इसे बोलते हैं मूल्यह्रास। अभी जो मैंने आगे पॉइंट समझाने वाली ना मूल्यह्रास, उसका थोड़ा सा मैंने पहले हिंट दे दिया। चलो पहले हम अपना इनका डिस्कस कर लेते हैं, पहले मूल्यह्रास बाद में जाएंगे, पहले इसको देखना। पूंजीगत वस्तु वो वस्तु होती है जो उत्पादक यूज करता है कई सालों तक अपना उत्पादन सॉरी कई सालों तक उत्पादन करने के लिए, ठीक है, निवेश कर रहा है वो, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया कि अंतिम वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। अब हम समझेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा नहीं किया जाता। पहली बात तो ये, ठीक है, कि इनका जो प्रयोग होता है वो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं इन्हें कच्चे माल के रूप में या पूर्ण विक्रय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल की तरह, जैसे कि आटा है, ठीक है, अगर आटा आपके घर में आ रहा है, ठीक है, आप उससे रोटी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप अपने घर में आप लोग खा रहे हो, ठीक है, वो भोक्ता वस्तु, वो आपकी अंतिम वस्तु में भोक्ता वस्तु होगी, ठीक है, अंतिम वस्तु होगी वो एक तरीके से आपकी। लेकिन वही आटा अगर फैक्ट्री में जा रहा है, उससे बिस्कुट बनेगा, ठीक है, फिर वो बिस्किट आगे जाके बिकेगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो वो आटा है वो मध्यवर्ती वस्तु होगी। जब नाम तो एक ही आटा, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग था तो वो अलग अलग तरीके से ट्रीट हो रही है, मध्यवर्ती में भी या अंतिम वस्तु में भी। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था कि कोई भी वस्तु है उसके नाम से नहीं पता चलेगा कि वो अंतिम है या मध्यवर्ती है, उसके प्रयोग पे डिपेंड करता है, उसको प्रयोग करने वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब पूर्ण विक्रय के लिए, जैसे कि जो मशीन की मैंने एग्जांपल लिया था सिलाई मशीन वाला, अगर सिलाई मशीन टेलर खरीद के ला रहा है तो उसके लिए पूंजीगत वस्तु है, ठीक है। लेकिन वही सिलाई मशीन अगर एक मशीन मुर्गी फैक्ट्री से बन के आ रही है, फिर कोई खरीद रहा है उसे, फिर उसे आगे बेच रहा है, ए है, एक ए है, ठीक है, उसने क्या किया, मशीन खरीदी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, फिर उसने उस मशीन को आगे बी को बेच दिया, फिर तो यहाँ पर ये जो ए है उस और यहाँ पे जो मशीन है ये क्या है, यहाँ पर ये पूंजीगत वस्तु नहीं होगी, यहाँ पर मशीन मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे निवेश किया जा रहा है, यहाँ पर चीजों को खरीद के दोबारा बेचा जा रहा है, ठीक है, तो ये होगी आपकी मध्यवर्ती वस्तु। और इनका प्रयोग जो होता है वो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पेपर में आराम से 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है इनके बीच में कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के बीच में डिफरेंस बताओ, ठीक है। और बहुत सारी केस स्टडीज भी आती है, जैसे कि आपको बहुत सारी स्टोरी बना के दे देगा, जैसे थोड़ी घुमाने वाली भी दे देगा, जैसे ऐसे, तो वहाँ पर मध्यवर्ती तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। अगर कभी भी लेकिन किसी भी क्वेश्चन में आए आपके कि बताइए ये वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, तो पहले ध्यान से पढ़ना, पूरा पढ़ना, ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सोचना, उसके बाद क्लासीफाई करना, ठीक है। बाकी मैं एक काम करूंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके ना कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी, ठीक है, उसमें आप खुद क्लासीफाई करना कि ये अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। और जिस पॉइंट में दिक्कत आए, ठीक है, उस पॉइंट पे आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और नोट्स भी वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, लास्ट क्लास के भी और इस क्लास के भी। अब इस क्लास के फिनिश होने के बाद मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग आराम से नोट्स से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे जो नोट्स अपलोड होते हैं वो ऐसे नहीं होती है जो शॉर्ट में है, ठीक है, क्योंकि आधी बातें तो मैं आपको ओरली समझा देती हूँ, लेकिन नोट्स पूरे प्रॉपर हर पॉइंट मैंने जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है अच्छे से 2-3 बुक्स पढ़ने के बाद मैंने वो नोट्स बना के डाली, ठीक है। और सब इजी वे में, मतलब कि अपनी लैंग्वेज से थोड़ा उसमें मैंने प्रोवाइड करी, जिससे आपको ज़्यादा हैवी वर्ड्स नहीं देखने पड़े, ठीक है, क्योंकि हिंदी में बहुत हैवी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब हम समझेंगे मूल्यह्रास क्या होता है। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है कि जो पूंजीगत वस्तु होती है या स्थिर परिसंपत्तियां, मतलब एसेट्स, अकाउंट्स की लैंग्वेज में से एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। एसेट्स क्या होती है, वो चीजें जो हम कई सालों तक प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो हमारी मतलब जो जैसे मशीन हो गई जो हमारे को क्या कहते हैं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है। तो वो चीजें जो हम कई सालों तक प्रयोग करते हैं प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन करने के लिए, वो हमारी स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। और उनकी कीमत जो होती है वो हर साल गिरती है, साल महीने में भी गिर जाती है।
और उसकी कीमत गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो टूट गई है वो, या कहीं ना कहीं से, ठीक है, या नई टेक्नोलॉजी आ गई है, या उसमें कोई और खराबी आ गई है, ठीक है, तो इस वजह से उसकी कीमत जो होती है वो मार्केट में कम हो जाती है। कोई भी चीज़ आप खरीद के ला रहे हो, आप फ़ोन खरीद के ला रहे हो, लैपटॉप खरीद के ला रहे हो, वो भी आपके लिए इतना असेट्स ही है ना, क्योंकि उसे आप आगे बेचोगे तो वो नहीं, उसका आप खुद यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो वो जो आपके लिए असेट्स होते हैं, वो आपकी जो परिसंपत्ति है उनकी कीमत जो होती है वो कम हो जाती है। आप 1 महीने बाद जाओगे, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 हफ्ते बाद भी जाओगे ना, अगर टेक्नोलॉजी वही है, ठीक है, तो उसकी कीमत तब भी गिर जाएगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो कीमत कम हो रही है, उस जितनी वो कम हो रही है ना कीमत, उसी कीमत को हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास, ठीक है। तो मूल्यह्रास जो होता है वो हर परिसंपत्ति पे लगता है, और हर फर्म्स में, ठीक है, मूल्यह्रास को जोड़ा जाता है। मूल्यह्रास एक तरह का खर्चा होता है, ठीक है। तो इससे परिसंपत्ति की कीमत में आने वाली कमी मूल्यह्रास है, ठीक है। इन्हें बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है, अचल पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, और अपक्षरण भी करके बोलते हैं, ठीक है, मूल्यह्रास को, और इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो मूल्यह्रास इतना ही था। अब हम आगे से देखते हैं मूल्यह्रास का जो यूज है आपका सकल निवेश और शुद्ध निवेश में, और शुद्ध निवेश और सकल निवेश का प्रयोग जो है आप आगे एक समुच्चय में पढ़ोगे कि राष्ट्रीय आय के समुच्चय, अनेक प्रकार के समुच्चय मतलब एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आगे वो वही है, ठीक है। वो नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने के, राष्ट्रीय आय के जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना, उसमें सॉल्व करने में आपके सकल निवेश और शुद्ध निवेश का बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना डेप्रिसिएशन क्या होता है। अगर अभी भी समझ में ना आए ना, तो अभी भी कमेंट कर देना, मैं दोबारा से अच्छे से समझा दूंगी। बाकी देखो एक बार दोबारा बता देती हूँ कि स्थिर परिसंपत्तियां जो होती है हमारी एसेट्स होती हैं, जो हम कहते हैं उत्पादन करने के लिए कई सालों तक मशीनें, बिल्डिंग, इन सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मशीन, प्लांट्स, इन सब का जो प्रयोग होता है, अलग अलग तरह की इक्विपमेंट्स का यूज होता है, हर, ठीक है, महीने में, साल में, हर महीने या साल में उनकी कीमत क्या होती है, गिरती है, ठीक है। जितनी भी फर्म्स होती है हर महीने उन पर डेप्रिसिएशन लगाती है, हर साल उन पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारी जो परिसंपत्तियाँ होती है उनकी कीमत गिरती है, ठीक है। वो कहते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं, टूट फूट हो गई है, या कोई अन्य कारण, कोई आकस्मिक हानि के कारण, ठीक है, तो उसकी वजह से उसकी कीमत गिरती है। तो वो जो कीमत गिर रही है, उस कीमत जो गिरी हुई कीमत है, जो कीमत जितनी गिरी है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। ये एक तरीके का खर्चा होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या होता है। सकल निवेश का मतलब क्या होता है, निवेश मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हम किसमें करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अपनी जैसे मशीनों में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें कई सालों तक फायदा देने वाली है, ठीक है। तो अपनी परिसंपत्तियों पे हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है। अपनी परिसंपत्तियों पे हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सकल निवेश का मतलब होता है एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष मतलब कि एक साल में, ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड को बोलते हैं लेखा वर्ष, ठीक है, जिसमें बिजनेस पूरा हो रहा होता है, जैसे 2022 से 2023 ये एक साल पूरा, ठीक है। अभी 2023 चल रहा है, तो 2023 से 2024 तक ये एक आपका अकाउंटिंग पीरियड है, लेखा वर्ष है, जिसमें आपका क्या हो रहा होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन पूरा बिजनेस आपका चल रहा होगा। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नई परिसंपत्तियों तथा वर्तमान परिस्थितियों पर किया गया व्यय, ठीक है। सकल निवेश का मतलब होता है वो खर्चा, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किन चीज़ों पे, नई चीज़ें, जो नई, हम जो नई परिसंपत्तियां खरीद रहे हैं वो, और जो हम पे पहले से परिसंपत्तियां थी उन पे किया गया खर्चा, दोनों का ही क्या, दोनों का टोटली क्या होता है, सकल निवेश। मतलब कि 2023 चल रहा है, ठीक है, तो 2023 में मैंने जो परिसंपत्तियां खरीदी होंगी उन पे जो व्यय किया गया होगा, 2023 में किया गया परिसंपत्तियों पे किया गया व्यय, प्लस में जो मेरे पे पहले से परिसंपत्तियां थी, ठीक है, 2022 से मतलब इस साल में खरीदने से पहले की जो मेरे पे परिसंपत्तियां थी उन पे भी मैंने कुछ ना कुछ व्यय किया होगा। मतलब व्यय मतलब हो सकता है पॉलिशिंग वॉलिशिंग पे खर्चा हो जाता है, अगर ये टूट फूट गई तो वो ठीक कराया होगा, और ऊपर से एक और खर्चा मूल्यह्रास तो होता ही होता है ना, तो मूल्यह्रास, ठीक है, यह मूल्यह्रास, तो ये दोनों का ही टोटल क्या होता है, सकल निवेश। सकल निवेश से मेरा अभिप्राय क्या होता है, एक लेखा वर्ष में उत्पादकों द्वारा अपनी नई परिसंपत्तियों और जो पहले से परिसंपत्तियां उन पे थी उन पे किया गया निवेश, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, सकल निवेश। सकल निवेश का फॉर्मूला क्या होता है, शुद्ध निवेश जमा में मूल्यह्रास, ठीक है। और जो सकल निवेश होता है ये वर्तमान में कितना खर्चा किया गया ये शो नहीं करता, क्योंकि इसमें
इस इंक्लूडेड होता है पिछले साल जो मशीनें खरीदी गई थी, परिसंपत्ति खरीदी गई थी, उन पे किया गया खर्चा भी इसी साल में दिखाया जा रहा होता है। इसलिए क्या लिखा है, वर्तमान स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को ये नहीं दिखाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश में क्या होता है कि सिर्फ जो इस साल में आपने खर्चा किया है ना परिसंपत्तियों पे, सिर्फ वही लिया जाता है। एक लिखो वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नई परिसंपत्ति की खरीद पर किया गया व्यय। सिर्फ इस साल जो आपने खर्चा किया अपनी परिसंपत्तियों पे, नई परिसंपत्तियां जो खरीदी है, खर्चा मतलब पुरानी परिसंपत्तियों के जो कोई रोल नहीं होता, जो इस साल जो आप नई परिसंपत्ति खरीद रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उन पे किया गया व्यय दिखाया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट शो की जाती है। इसलिए इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। इसमें मूल्यह्रास क्यों नहीं शामिल होता है, क्योंकि मूल्यह्रास जो है वो किस पर लगाया जाएगा, जो पहले से खरीदी हुई परिसंपत्ति होगी, तो जो पहले से खरीदी हुई परिसंपत्तियां होती है वो सकल निवेश में आ जाती है, तो उन पे किया गया खर्चा सकल निवेश में आ जाता है, शुद्ध निवेश में वो नहीं होता है। ठीक है, और ये जो होती है इसमें जो पहले की जो परिसंपत्ति होती है उनको रोल ही नहीं होता है, इसलिए ये जो होती है वो शुद्ध निवेश दिखाता है। एक साल में किया गया नेट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो शुद्ध निवेश दिखा रहा होता है। ठीक है, तो सकल निवेश और शुद्ध निवेश भी आपको आगे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज के सारे पॉइंट जो है ये छोटे छोटे लग रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच में भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो जो भी अगर कोई डाउट अभी भी रह रहा हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे दोनों पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाय।